नमस्ते सदावत से मातृभूमि। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। दिन भर 11 स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो थिएटर कमांड को लेकर आ रही है। भारत अगले कुछ साल में करीबन 5 थिएटर कमांड बना लेगा। इस थिएटर कमांड के बन जाने के बाद भारत की थल सेना, जल सेना और वायुसेना मिलकर भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करेंगी। इन तीनों ताकतों के एक साथ आ जाने के बाद दुनिया का कोई भी देश भारत की समुद्री सीमा पर हमला करने से पहले करीबन 100 बार सोचेगा। थिएटर कमांड बनाने की दिशा में पहला कमांड गोवा के पास बन रहा है, जिसका नाम मैरीटाइम थिएटर कमांड है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है डीआरडीओ को लेकर। डीआरडीओ ने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि QKD टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपनी 2 प्रयोगशालाओं के बीच सफलतापूर्वक संचार किया है और ये एक इंक्रिप्शन को साझा करने का सबसे मजबूत तरीका है। इस टेक्नोलॉजी में इंक्रिप्शन की को फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए क्यूबिटिक के रूप में भेजा जाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में इन क्यूबिटिक का बुनियादी स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि सामान्य कंप्यूटिंग में बुनियादी स्रोत के रूप में बाइट का इस्तेमाल किया जाता है। डीआरडीओ ने कहा कि पूरी दुनिया में रक्षा व सामरिक एजेंसियों के लिए सुरक्षित संचार काफी महत्वपूर्ण है। इस परिवेश में समय समय पर इंक्रिप्शन की का आदान प्रदान बेहद जरूरी है और इन कीज को सुरक्षित तरीके से साझा करने का समाधान क्वांटम आधारित संचार मुहैया कराता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में 2 प्रयोगशालाओं के बीच क्वांटम संचार की सफल प्रस्तुति के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। परीक्षण के दौरान संचार की जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे तीसरे पक्ष का पता लगाने की पद्धति का भी प्रदर्शन किया गया, यानी कि एक डीआरडीओ की बड़ी उपलब्धि जिसमें कि क्वांटम संचार का सफल परीक्षण कर लिया गया है। और इससे सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि हमारे जो डिफेंस सेक्टर्स हैं उसमें जो सूचना का आदान प्रदान होगा वो किसी भी तीसरे देश को पता नहीं लग पाएगा और ऐसे में ये काफी सेफ और सिक्योर है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि चीन के एक नकली प्रोपेगेंडो को लेकर आ रही है। चीन की सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प का है। 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर इस झड़प का दावा किया गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि वीडियो कब और कहां का है। स्थिति को देखकर लग रहा है कि ये सर्दियों से पहले का है। चीन इस तरीके के प्रोपेगेंडो को लगातार चलाता रहता है और इस पर अभी तक भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और इसे हम साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये चीन का झूठा वीडियो है, क्योंकि इसमें आप खुद देख सकते हैं कोई भी तस्वीर साफ नहीं दिखाई दे रही है। और वहीं चीन को काउंटर करने के लिए भारत ने LAC पर हजारों सैनिक तैनात कर रखे हैं। सब जीरो तापमान में भी पहाड़ों पर किसी भी तरह के हालात के लिए तैयारी की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में भारतीय सैनिक चौकन्ने बैठे हैं। वहीं चीन ने भी देश के अलग अलग हिस्सों से सेना बुलाकर सीमा पर तैनात कर दी है। हालांकि दोनों देशों के बीच बैठकें जारी हैं और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू कर दिया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 2 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग के अनुसार लांस नायक तारिक और सिपाही जोरफ भारतीय आक्रमण के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए खुरिता सेक्टर में मारे गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने बेबाकी से जवाब दिया। दोस्तों कहने वाली बात है, पाकिस्तान की तरफ से जो बोला जा रहा है उनके 2 नहीं बल्कि ज्यादा सैनिक मारे गए होंगे, क्योंकि वो दिखावा करता है और झूठ बोलने की उसकी आदत आप सब जानते हैं। ऐसे में 2 की जगह उनके 10 मारे गए होंगे, जिसका वो खुलासा नहीं कर रहा है और ब्लेम भारत के ऊपर डाल रहा है कि भारत सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अगले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ की कार्बाइन का सफलतापूर्वक सेना ने यूजर ट्रायल पूरा कर लिया है। ऐसे समय में जब भारतीय सेना एक नए कार्बाइन के लिए खोज कर रही है, तो ऐसे में डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किया गया 5.56 × 30 mm की सुरक्षात्मक कार्बाइन का सफलतापूर्वक 7 दिसंबर 2020 को सभी गुणात्मक मापदंडों को पूरा करते हुए इसका परीक्षण किया जा चुका है। सेना कई सालों से कार्बाइन की तलाश कर रही है। हाल ही में इसके लिए टेंडर भी जारी किया गया था, जो कि अंतिम चरण में अटक गया और इसके लिए भारत ने मध्य पूर्वी हथियारों का चयन किया था। डीआरडीओ के इस कार्बाइन के सफल परीक्षण से अब सेना में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है और इन परीक्षणों को अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक सर्दियों वाले और उच्च ऊंचाई वाले स्थानों पर भी इनका परीक्षण किया गया, जो कि सफल रहा। डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन यानी कि JVPC द्वारा आयोजित गुणात्मक परीक्षणों के अलावा कई विश्वसनीयता और सटीकता के कड़े प्रदर्शन मापदंडों को इसने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। आपको बता दें कि JVPC गैस ऑपरेटेड सेमी बुल पॉप ऑटोमेटिक वेपन है, जिसका रेट ऑफ फायर 700 RPM है। इस कार्बाइन की प्रभावी रेंज 100 मीटर से अधिक है और इसका वजन करीबन 3 किलोग्राम है और यही विशेषताएं इसे काफी शक्तिशाली बनाती हैं। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा आतंकवाद विरोधी अभियानों में यह हथियार महत्वपूर्ण होगा।
डीआरडीओ की पुणे स्थित प्रयोगशाला में एआरडी द्वारा कार्बाइन को भारतीय सेना के जीएसक्यूआर के अनुसार डिजाइन किया गया है। हथियार का निर्माण एक छोटे हथियार की फैक्ट्री कानपुर में किया जाता है। अगली खबर भारत और जापान को लेकर आ रही है। जापानी वायुसेना के प्रमुख इजेत्सु शुंजी ने भारतीय वायुसेना के साथ भारत का दौरा किया। दोनों देशों में हवाई युद्ध बलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों पर चर्चा हुई। इसके अलावा भारत संचार क्षेत्र में 5G टेक्नोलॉजी, भविष्य में पनडुब्बियां, ऑप्टिकल फाइबर प्लेसमेंट, स्मार्ट शहरों और स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने में जापान को सहयोग करना चाहता है। साथ ही उन्होंने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों वायुसेना प्रमुखों के बीच भारत और जापान के बीच सैन्य संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई है। इसके बाद जापानी जनरल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल विपिन रावत से भी मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि जापान उन देशों में से एक है जो 2015 में मालबार नौसेना अभ्यास में एक स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया। इसके अलावा भारतीय और जापानी रक्षा बल नियमित रूप से नौसेना अभ्यास जिमैक्स और वायुसेना अभ्यास शिन्यू जैसे कई द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित करते हैं। अगली खबर आसियान समिट को लेकर आ रही है। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत ने वर्चुअल मंच से चीन पर निशाना साधा है। आसियान के देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन का नाम लिए बिना एक बार फिर दुनिया के समक्ष ड्रैगन का असली चेहरा उजागर करने का प्रयास किया। उन्होंने चीन की तरफ से उत्पन्न होने वाले खतरों और कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस वर्चुअल बैठक में चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नियम आधारित आदेश, समुद्री सुरक्षा, साइबर संबंधी अपराध और आतंकवाद का खतरा, हमें एक मंच के रूप में इन सभी चुनौतियों का सामना करना होगा। आपको बता दें कि ADMM+ आसियान और इसके 8 संवाद साझेदारों जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक मंच है जो कि सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास के लिए काम करता है। अगली खबर इजराइल को लेकर आ रही है। इजराइल की फर्म एल्बिट सिस्टम ने भारत में 70% तोपें बनाने की पेशकश की है। भारतीय सेना को 1580 तोपों की आपूर्ति करने के लिए एक सरकारी टेंडर में फ्रांसीसी बंदूक निर्माता नेक्स्टर को पछाड़ते हुए ये सौदा इजराइल की फर्म एल्बिट सिस्टम ने प्राप्त किया है। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेटर लिखकर कहा कि वे भारत में 70% हथियार बनाने का वादा करते हैं, जो कि मेक इन इंडिया परियोजना के लिए आवश्यक 50% से काफी अधिक स्वदेशीकरण है। रक्षा मंत्रालय के टेंडर में एल्बिट सिस्टम को ATHOS 155 mm 52 कैलिबर टोड आर्टिलरी गन के लिए चुना गया है, जिनमें से 400 आर्टिलरी गन सीधा एल्बिट सिस्टम से आएंगी और बाकी की जो गन्स हैं वो भारत में बनेंगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो FDI को लेकर आ रही है। वित्त मंत्रालय ने अब रक्षा क्षेत्र में FDI को ऑटोमेटिक रूट के तहत 74% तक की अनुमति दे दी है। इस साल सितंबर में ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से रक्षा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई थी। आपको बता दें कि अमेंडमेंट FEMA NDI नियम सरकार की मंजूरी को निर्धारित करते हैं, जहां FDI 74% से अधिक है। शर्तों में कहा गया है कि नए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए 74% तक FDI की अनुमति होगी। इसके अलावा जो कंपनियां 39% तक निवेश करेंगी उन्हें सरकार से अप्रूवल लेना होगा। ये भी निर्धारित किया गया है कि रक्षा क्षेत्र में सभी विदेशी निवेश गृह मंत्रालय और सुरक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार सुरक्षा मंजूरी के अधीन होंगे। आपको बता दें कि यह शर्त निर्देशित करती है कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जांच के अधीन होगा और सरकार के पास रक्षा क्षेत्र में किसी भी विदेशी निवेशक की समीक्षा करने का अधिकार भी सुरक्षित है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित या फिर प्रभावित कर सकता है। अगली खबर स्पेस को लेकर आ रही है। अमेरिका की स्पेसएक्स कंपनी को मंगल ग्रह पर जाने के सपने को एक बड़ा झटका लग गया। स्पेसएक्स का स्टारशिप रॉकेट बुधवार को टेक्सास के तट पर टेस्ट लॉन्च के दौरान जोरदार विस्फोट के बाद शोलों में बदल गया। कंपनी को उम्मीद थी कि ये शक्तिशाली रॉकेट भविष्य में उसे मंगल ग्रह तक ले जाएगा। उधर इस विस्फोट के बाद स्पेसएक्स ने इसे शानदार टेस्ट बताया और पूरी स्टारशिप को बधाई दी। टेस्ला कार बनाने वाली कंपनी के मालिक एलन मस्क ने भी इस उड़ान के कुछ मिनटों के बाद ट्वीट करके कहा कि मंगल ग्रह हम आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने बाद में कहा कि रॉकेट बहुत तेजी से लैंड कर रहा था, इस वजह से इसमें विस्फोट हो गया। उन्होंने इस रॉकेट के सफल हिस्से को याद किया और कहा कि स्टारशिप रॉकेट ने टेक ऑफ किया और उड़ान के दौरान अपनी स्थिति को बदला तथा लैंडिंग के लिए ये ठीक प्रक्षेपण पथ पर आ गया था। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।